Hi guys, Anurag this side. So I am back with another question which was asked in fact set. So this question is called maximum sum rectangle. तो इसमें है क्या, given a 2D array, find the maximum sum sub-array in it. For example, in the following 2D array, the maximum sum sub-array is highlighted with blue and the sum of this sub-array is 29. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है. इस 2D मैट्रिक्स में बहुत सारे सब एरेज हो सकते हैं. सब एरेज का मतलब क्या है, लेट्स से कि अगर हम एक इसी वाले एग्जांपल की मैट्रिक्स बनाएं, तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे सब मैट्रिसेस होंगे. सब मैट्रिसेस से मेरा मतलब क्या है, लेट्स से कि अगर हम ये शुरू के 4 वाली एक सब मैट्रिक्स लेते हैं तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 - 3 0, -8. तो -8 हो जाएगा इसका सम, ठीक है. लेट्स से कि मैं एक कोई और मैट्रिक्स उठाता हूँ, इसमें ये वाली मैट्रिक्स उठाता हूँ, -1 4 4 2, ठीक है. तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और +2 10 और -1 9. तो इसका सम हो जाएगा 9. तो ऐसे करके ज़रूरी नहीं है 2 × 2 की हो, तुम पूरा ये भी ले सकते हो, कोई एक बड़ी सी मैट्रिक्स, कितने भी डायमेंशन की मैट्रिक्स हो सकती है, और स्क्वायर होने की ज़रूरत नहीं है, रेक्टेंगल भी हो सकती है वो. तो ऐसे सारे इसमें से सब मैट्रिसेस में से तुम्हें बताना है वो मैट्रिक्स जिसका सम मैक्सिमम है, ठीक है. सिंस इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है. अगर सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होते तो पूरी मैट्रिक्स हम उठा के दे देते, तो वो हमारा आंसर हो जाता. तो इससे करने का बिल्कुल ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा, ब्रूट फोर्स तरीका ये होगा कि जितने भी सब मैट्रिसेस हैं उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है. कहने का मतलब क्या है, एक स्टार्टिंग सेल है. अगर मैं लेट्स से इस वाली सब मैट्रिक्स की बात करूँ, तो इसका स्टार्टिंग सेल क्या है 3 और इसका एंडिंग सेल क्या है -6. ऐसे अगर मैं इस 1 4 4 2 वाली मैट्रिक्स की बात करूँ तो 1 पे स्टार्ट होगी, 2 पे एंड होगी. तो जितनी भी मैट्रिसेस होंगे उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो डिनोट होगा आई जैसे, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट होगा जो डिनोट होगा आई जैसे, ठीक है. तो लेट्स से I1 J1 कह रहे हैं और इसे कह रहे हैं हम I2 J2, ठीक है, ये कह रहे हैं हम. तो हम क्या करेंगे, ये सारे पेयर्स निकाल लेंगे जितने भी पॉसिबल हैं. मतलब I1 J1 निकाल लो सारे, I2 J2 निकाल लो, और फिर क्या करना है, फिर I1 J1 से लेके I2 J2 तक जाओ. लेट्स से कि मेरे को किसी ने इसके बता दिए, तो इसका क्या है 0 1 2 3, और यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है. तो इस वाले के स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 3 का, इसका हो जाएगा 2, 0, ठीक है. और ये कहाँ तक जाएगा, 3, 4 तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा फॉर I = I1, ठीक है, I = I2, I1 ++, और फिर दूसरा चलेगा इसके अंदर फॉर J = J1, और J1 ≤ जो मतलब सॉरी J ≤ J2, और J2 J++, ठीक है. इसके अंदर मैं एक ले लूँगा सम वेरिएबल, और मैं उसमें क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा क्या, मैट्रिक्स का I, J ऐड कर दूँगा मैं, ठीक है. तो मेरे पास हर बार सम आ जाएगा एक, और इस सम को मैं कंपेयर कर लूँगा किससे, अपने जो मैंने एक ग्लोबल सम मेंटेन कर रखा है, ग्लोबल सम. अगर वो ग्लोबल सम से ज़्यादा है वाला सम तो इसे अपडेट कर देंगे, वरना ऐसे रहने देंगे, ठीक है. तो ये ब्रूट फोर्स तरीका हो जाएगा. लेकिन इस ब्रूट फोर्स तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ख़राब हो जाएगी. कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी हो जाएगी कि कितने I1 J1 के कितने पेयर्स हैं, n² पेयर हैं, और इन n² पेयर के लिए कितने एंडिंग पेयर हैं, n² ही एंडिंग पेयर हैं इनके लिए, ठीक है. और हर एक पेयर के लिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, n काम कर रहा हूँ. क्यों, लेट्स से ये स्टार्टिंग था, ये एंडिंग था, तो मैं पूरी मैट्रिक्स को जाके ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो n काम मैं ये कर रहा हूँ. तो ऑर्डर ऑफ n 5 हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो कि काफ़ी ख़राब कॉम्प्लेक्सिटी है. मतलब सॉल्व हो सकता है इससे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ख़राब है. क्यों, क्योंकि इसे हम इसे बेटर से कर सकते हैं. हम इसे ऑर्डर ऑफ n3 में कर पाएंगे. कैसे कर पाएंगे वो हम देखते हैं कि कैसे हो पाएगा. फाइन. तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स बना रहा हूँ तो मेरे को n⁴ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम देखूँ अपने, तो इसके सिर्फ n² कॉम्बिनेशन होंगे, राइट. यहाँ तो मेरा C1 अगर स्टार्टिंग है और C2 एंडिंग है, तो C1 ये हो सकता है, C1 C2 ये हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि C1 यहाँ से शुरू हो, C2 हो, C2 ये हो सकता है, C2 ये हो सकता है, C2 हो सकता है. ऐसे फिर C1 ये हो सकता है, C2 ये हो सकता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 ये हो सकता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 ये हो सकता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 हो सकता है. तो ऐसे बेसिकली n² कॉलम होंगे मेरे पास, राइट. तो अगर मेरे पास ऐसे n² कॉलम है
तो जो भी मेरी मैट्रिक्स आंसर मैट्रिक्स होगी वो इन्हीं किसी दो कॉलम के बीच में लाया करेगी, क्योंकि मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन यहाँ से या तो यहाँ से शुरू हो गए यहाँ पे ख़त्म हो गई वो मैट्रिक्स, कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, रोज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे ख़त्म हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मतलब कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं दो कॉलम के बीच में मेरी जो मैट्रिक्स है वो लाई करेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कॉलम फिक्स कर दूँगा। अगर अपने कॉलम फिक्स कर देता हूँ तो कॉलम फिक्स करने का लूप क्या होगा मेरा, फॉर इंट C1 इक्वल्स टू 0 से शुरू होगा मेरा कॉलम, और C1 इज़ लेस देन जितने भी इसमें कॉलम है इस मैट्रिक्स में, लेट्स से कि इसमें रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। कहने का मतलब है इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ के बराबर, कॉलम्स है कॉलम्स के बराबर। तो C1 इज़ लेस देन कॉलम्स C1 प्लस प्लस, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और लूप चलेगा अंदर, फॉर ये जो C2, ये तो C1 फिक्स कर दिया मैंने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 चलेगा, पहले C2 यहाँ पे होगा, फिर C2 यहाँ पे होगा, फिर C2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इंट C2 इक्वल्स टू 0, सॉरी C2 इक्वल्स टू हमेशा C1 से इनिशियलाइज होगा, क्यों होगा मैं बताता हूँ। C2 इज़ लेस देन कॉलम्स और C2 प्लस प्लस, राइट। अब देखो C1 C2 शुरू में सेम होंगे, यानी इस वाले कॉलम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर C2 बढ़ के हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2, ठीक है। फिर यानी इन दोनों कॉलम के बीच में मेरा आंसर है। फिर C2 बढ़ के यहाँ हो जाएगा, फिर इन तीनों के बीच में गए, फिर C2 यहाँ आ जाएगा। फिर जब ये पूरा हो जाएगा तो मेरा ये सब कट जाएगा और मेरा C1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और C2 भी यहीं पे होगा, क्योंकि मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। अब पता चल गया क्यों सेम से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इस कॉलम की बात होगी, फिर ये बढ़ के ये हो जाएगा C2, तो इन दोनों के बीच में आंसर चेक होगा। तो इससे मेरे सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कॉलम्स के। तो कॉलम के कॉम्बिनेशन तो बन गए हमारे। अब मैं क्या करूँगा, अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, इसे ध्यान से सुनना। मैं एक लीनियर एरे बनाऊँगा, ठीक है। कितने साइज़ का, जितनी मेरी रोज़ हैं उतने साइज़ का। इसमें मेरी 4 रोज़ हैं, तो 4 साइज़ का मैंने लीनियर एरे बनाया। इसका नाम दे दो रोसम। ये जो एरे है मेरा, ये क्या कंटेन करेगा, ये जितनी भी एक पर्टिकुलर कॉलम की रोज़ का सम। कहने का मतलब क्या है, लेट से कि मेरा C1 ये है और C2 भी यही है, अभी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो रो सम क्या है, इसमें एक ही कॉलम है तो सारी रोज़, फर्स्ट रो का सम 1, ठीक है, सेम कॉपी हो जाएगा। सेकंड रो का -8, थर्ड रो का 3, फोर्थ रो का -4, ठीक है। फिर जब मेरा C2 बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, अब मैं देख रहा हूँ, हाँ, तो अब C1 C2 मेरे यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। अभी इसे आगे मत बढ़ाओ, C1 भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है और C2 भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भर गया मेरा, ठीक है। ये हर रो का मतलब, अगर मेरा आंसर C1 पे शुरू हो रहा है C2 पे खत्म हो रहा है, कहने का मतलब क्या है, सिर्फ एक इसी कॉलम में मेरा आंसर है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो कौन कौन सी रोज़ लेने हैं मुझे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कंटिन्यूसली किस रो का सम सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है, इसमें देखो, अगर तुम फर्स्ट रो लेते हो, सिर्फ फर्स्ट रो, मतलब कि फर्स्ट रो का मतलब क्या, एक ही रो एक ही कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट लेते हो तो आंसर हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अगर तुम -8 और 1 लेते हो तो आंसर हो जाएगा -7, जो कि बेकार है, नहीं लेना, ठीक है। फिर अगर तुम 3 लेते हो, ये वाला एलिमेंट लेते हो, तो सम हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगर तुम किसी भी दो का कॉम्बिनेशन बनाते हो, जैसे -3 और -3 और -8 का बनाते हो, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। 3 और -4 का बनाते हो, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो बेस्ट सम क्या होगा इसमें, ये होगा। कंटिन्यूअस सम क्या है मेरा, ये होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये जो मेरा रो सम एरे है, इस पर मैं जाके देखूंगी कि कंटिन्यूअस मेरा रो सम ग्रेटेस्ट किस में है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अब बढ़ाऊँगा अपना C2 आगे, तो इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे। अब क्या सीन है, C1 यहाँ पे और C2 यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे को इन दो रो का सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें फर्स्ट कॉलम का सम तो है ही, ये वाला जो है, अब मैं इसमें ये और ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, -8 -3 हो जाएगा -11, ठीक है। 3 + 8 हो जाएगा 11, और -4 -1 हो जाएगा -5, ठीक है। ये हो गया, ये एक यही एरे की इसकी वैल्यू कट के ये हो गई। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें कंटिन्यूअस सम सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3 एक पॉसिबल आंसर है। उसके बाद -11 बेकार है, इन दोनों को नहीं ले सकते, किसी को नहीं ले सकते। जो 11 है, ये सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट सम है। तो इस 11 का मतलब क्या है कि मैं शुरू के यहाँ C1 से शुरू कर रहा हूँ, C2 पे एंड हो रहा हूँ, और कौन सी रोज़ ले रहा हूँ, ये 2 रोज़ ले रहा हूँ मैं, ठीक है।
3 और 8 ले रहा हूँ, तो मेरी ये जो मैट्रिक्स है ये मुझे मैक्सिमम सम दे रही है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अपने C2 को फिर आगे बढ़ाऊँगा। C2 को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा, अब ये सेंस -1 है तो ये हो जाएगा 2, ये -11 और 4 तो ये हो जाएगा -7, 8 और 10, ये 21 हो जाएगा, और -5 + 1 ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो अगर अब मैं इसमें अपना कंटिन्यूस सम देखूँ तो ये क्या आ रहा है, 21 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम है मेरा। और कैसे मिलेगा, कैसे मुझे, अगर मैं ये वाला अपना सब मैट्रिक्स लेता हूँ 3, 8, 10, ये वाला अगर मैं अपना सब मैट्रिक्स लेता हूँ तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, मैक्सिमम सम मिलेगा, ठीक है। फिर मैं और आगे जाऊँगा, C2 यहाँ आ जाएगा मेरा, C2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे कर करके देख लूँगा। तो अब मैं तुम्हें वो केस दिखाऊंगा, ऐसे कर करके बहुत सारे केसेस बनेंगे, कोई मतलब नहीं करने का, जिसमें मेरा सम मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो वाले केस की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसमें मेरा सम आएगा मैक्सिमम। आई होप तुम्हें ड्राई रन समझ आ रहा होगा। एक और बार कर रहे हैं हम, अगर नहीं आए तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये पूरा C1 C2 यहाँ तक कवर हो जाएगा तो अब मेरा C1 इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा C1 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और C2 भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो जो मेरा रो सम वाला एरिया है वो अब दोबारा से इनिशियलाइज होगा। जब भी तुम्हारा C1 चेंज होगा तो ये जो एरिया है ये 0 से इनिशियलाइज होगा। जैसे स्टार्टिंग में 0 से था तो हमने सारी कॉपी कर दी थी इसकी वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, C1 से शुरू हो रहे हैं तो C1 की सारी वैल्यूज कॉपी कर देंगे, तो हो जाएगा 2, -3, 8, -1, राइट। तो अगर मैं अभी अपना आंसर देखूँ तो इसमें कंटिन्यूस सम क्या है मेरा, 8 है सिर्फ, और मेरा आंसर क्या है, इससे पहले मेरा आ चुका है, इससे बड़ा आंसर 21 अपडेट कर चुका हूँ, मतलब अपडेट नहीं करा लेकिन 21 आ गया था, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है चेंज करने का। फिर मैं क्या करूँगा, अपने C2 को बढ़ा के यहाँ ले आऊँगा। तो जैसे ही अपने C2 को बढ़ा के यहाँ लाऊंगा तो अब अपडेट इस सम रो सम को दोबारा से अपडेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। कैसे हो रहा है ये, -3 अभी तक का सम है, उसमें मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, 8 है, 8 में अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके ये 18 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो अब मैं सम देखूँ तो इन तीनों का अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, 20 होगा सम, राइट। और कौन सा सब मैट्रिक्स होगा इससे कॉरस्पॉन्डिंग, देखो अब C1 और C2 तो तुमने फिक्स कर लिए हैं, ठीक है। C1 C2 फिक्स हो गए हैं और वो कह रहे हैं शुरू की 3 रोज ले लो तो तुम्हें मैक्सिमम सम मिल रहा है। यानी कि ये वाले जो तुम्हारी सब मैट्रिक्स है, अगर तुम इसे लेते हो तो तुम्हें क्या आंसर मिल रहा है, 20 आंसर मिल रहा है। लेकिन सिंस ये भी हमारे जो अब तक आंसर आया उससे छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अपने C2 को यहाँ से काट के यहाँ लाएंगे, C2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें दोबारा से देखूँगा तो 4 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 1 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 18 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19, और 0 में 7 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा, ये 19 है, 19 + 7 is 26। सॉरी, ये जो एलिमेंट है ये बेसिकली -4 है, ये जो एलिमेंट है ये -4 है, मैंने गलत उतार देख रहा हूँ, -1 2 -1 -4, ये -4 है, ठीक है। तो इसका सम यहाँ पे अभी तक 1 था, -4 आया तो ये -3 होगा यहाँ पे, राइट। तो अब मैं अगर इसका कंटिन्यूस सम देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 19 तो ये है ही, +7 26 + 3 29। अगर मैं ये तीनों लेता हूँ तो 29 अब तक का मेरा ग्रेटेस्ट है, तो अपना आंसर अपडेट करके कर दूंगा 29। और कौन से सब मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये, मैं क्या देख रहा हूँ, लास्ट के 3 रोज, और कौन कौन से C1 C2 का है मेरे ये, तो बेसिकली ये वाली जो मेरी सब मैट्रिक्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम आंसर मिलेगा। पूरा तुम C1 C2 सारे निकाल के देख लोगे लेकिन इससे ज़्यादा आंसर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये वाली जो सब मैट्रिक्स है हमारी, ये दे देगी मेरे को, क्या दे देगी, मैक्सिमम सम दे देगी, मैक्सिमम सम दे देगी ये। तो अब हो रहा क्या है इसमें, देखो अब C1 C2 तक तो हमने कोड देख लिया था, ठीक है। अगर मैं अपना आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, आंसर क्या है, 29 है आंसर मेरा। तो उसके आगे की थोड़ी सी कोड देखते हैं यहीं पे ही, एक्चुअल कोड तो करेंगे ही। तो जैसे ही मैं एक C2 बढ़ाता हूँ अपना, तो क्या यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पहले अपना एक इंट रो सम, ठीक है। कितने साइज का होगा, जितने रोज हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक और लूप चलाऊँगा, फॉर इंट i = 0, i <r, जितने रोज हैं i ++, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो सम ऑफ i += जो भी तुम्हारी मैट्रिक्स है उसकी ith रो और कौन सा C2 कॉलम। कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इस वाले की बात करूँ, मेरा C2 यहाँ पे, ठीक है,
तो C2 अगर मेरा लेट से C2 ईजी करके बताता हूँ, ईजी कैसे होगा, ईजी ऐसे होगा, लेट से C1 और C2 दोनों ही यहाँ पे हैं अभी, ठीक है। तो ये नया नया इनिशियलाइज हुआ होगा मेरा, तो रो सम क्या है, अभी खाली है। जब जावा में तुम कोई भी एरे इनिशियलाइज करते हो तो खाली होता है शुरू में, खाली का इन द सेंस ज़ीरो है वो सब, पूरा अच्छे से बना के दिखाता हूँ, ज़ीरो है वो, ठीक है। 4 रोज हैं उसमें, तो 0 0 0 0 ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन रो तक चलेगा, और रो सम ऑफ i में क्या ऐड कर देगा, मैट्रिक्स ऑफ i और C2। i क्या है मेरा, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाली रो है 0th रो, और कॉलम कौन सा है, C1, C2 कॉलम है, C2 कॉलम क्या है मेरा इस वक्त 1 है, ठीक है। तो वो क्या ऐड कर देगा, इसमें 2 ऐड कर देगा, फिर वो आएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी, तो यानी ये वाली रो और कॉलम क्या है मेरा, सेम कॉलम है, तो वो -3 ऐड कर देगा उसमें, ठीक है। ऐसे फिर 8 ऐड करेगा, ऐसे फिर 1 ऐड करेगा। फिर जब ये लूप दोबारा से आगे बढ़ेगा, मतलब अब C1 की वैल्यू अभी तक क्या थी मेरी, C2 के बराबर थी, जो कि थी 1, अब मेरी C2 की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 2, यानी कि अब C1 यहीं है और C2 यहाँ पे आ गया। तो ये तो मेरे रो में स्टोर्ड है ही, अब क्या स्टोर्ड हो जाएगा उसमें, i की वैल्यू क्या है, 0 से स्टार्ट होगी, यानी इस वाले रो से, और कॉलम क्या है मेरा 2 है, तो अब उसमें -1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर इसमें -4, तो ये 1 हो जाएगा, 8 + 10 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो ऐसे ऐसे करके मेरा रो सम बन रहा है। तो अब मेरे को क्या देखना था कि इस रो सम में, ये जो मेरा रो सम है, इसमें कंटिन्यूअसली कितने एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम सम दे रहे हैं। तो ये काम हम करते हैं कैडेंस एल्गोरिथम की मदद से। तो जिन लोगों को कैडेंस एल्गोरिथम नहीं पता, तो पहले जाके कैडेंस पढ़ो, ठीक है, क्योंकि बिना उसके क्वेश्चन होगा नहीं। तो कैडेंस पढ़ने के बाद आओ यहाँ पे, कंटिन्यू करो वीडियो, ठीक है। तो कैडेंस एल्गोरिथम क्या बता देगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम में मेरे को बता देगा कि इस एरे में कंटिन्यूअस सम सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो अगर वो मेरे को बता देगा, तो मैं यहाँ पे एक ग्लोबल एक आंसर वेरिएबल मेंटेन कर लेता हूँ 0, और मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू math.max, मतलब मैक्सिमम देख रहा हूँ किसका, जो मेरा पुराना आंसर पड़ा है, और कैडेंस रोसम, ठीक है। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, बेसिकली लेट से 0 पड़ा था, तो अगर इस पे कैडेंस में लगाऊंगा तो इसका आंसर आएगा 19, 1 और 18 जो है वो मिलके मैक्सिमम सम देंगे, तो मेरा आंसर अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा 19। कैडेंस ला के देगा मेरे को कि 19 है इसका सम, तो बेसिकली यही है। फिर यहाँ पे मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो अब इसे हम कोड करके देखते हैं कि कोड में कैसे कर पाएंगे इसे हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी खुद की क्लास बनाई है रीडर। ये क्या है, बेसिकली फास्ट इनपुट आउटपुट है। जावा में क्या होता है, स्कैनर की वजह से स्लो हो जाती है इनपुट आउटपुट, तो उससे बचने का ये तरीका है। अगर तुम भी यूज़ करना चाहते हो तो कोड शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब इसका इनपुट देखते क्या है। इनपुट में पहली लाइन में टेस्ट केसेस, दूसरी लाइन में है रोज एंड कॉलम्स, और फिर है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। पहली लाइन में टेस्ट केसेस है, तो पहले तो हमने रीडर इनिशियलाइज कर लेते हैं कि इंडेंटेशन रीडर इक्वल्स टू, सॉरी क्लास का नाम रीडर1 है, इक्वल्स टू न्यू रीडर, ठीक है। तो जैसे तुम स्कैनर इनिशियलाइज़ करते हो वैसे ही स्कैनर की तरह ही है, बस ये रीडर इनिशियलाइज़ करा है मैंने, खुद का बनाया है, ये फास्ट है, जो हमारा इनबिल्ट स्कैनर है उससे फास्ट है ये। तो मैं क्या करूँगा, इन टी, बाकी सारी चीज़ें सेम है, नेक्सटेंट वगैरह। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस इनपुट करा लिए, तो जब तक टेस्ट केसेस मेरे 0 नहीं हो जाते तब तक मैं काम करूँगा। फिर मेरे को अपनी रोज़ इनपुट करानी है, रोज़ इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। फिर मेरे को अपने कॉलम एंटर कराने हैं, इंट कॉलम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है। तो रोज़ एंटर हो गया, कॉलम एंटर हो गया। अब मैं मैट्रिक्स इनिशियलाइज कर लेता हूँ अपनी, तो न्यू इंट रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स, और मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, टेकिंग रो एंड कॉलम इनपुट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज द मैट्रिक्स, और यहाँ पे इनपुटिंग द मैट्रिक्स जो भी है उसे इनपुट करेंगे, वही नॉर्मल अपने लूप्स लगा के। इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन जितनी भी रोज़ है मेरी, i प्लस प्लस, एंड एक और लूप एंड j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन, इसे कॉलम्स कर देते हैं, ठीक है, और j प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। तो यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स इनपुट का काम पूरा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, C1 एंड C2 कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या
क्या देखा था यहाँ पे कि मैं बेसिकली 2 लूप लगाता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ और एंड तक जाता हूँ C2 को लेके, फिर जब C2 एंड पे पहुँच जाता हूँ तो C1 को आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर इंट C1 इक्वल्स टू 0, C1 इज़ लेस देन कॉलम्स एंड C1 प्लस प्लस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 होगा इंट C2, जो कि स्टार्ट किससे होगा, हमेशा C1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और C2 इज़ ऑल्सो लेस देन कॉलम्स एंड C2 प्लस प्लस। तो यहाँ पे मेरे पे सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या इनिशियलाइज़ करना है अपना, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ करूँगा इंट रो सम, और उसका साइज़ क्या होगा रो सम का, जितनी मेरी रोज़ हैं उतना साइज़ होगा उसका। अब इस रो सम को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिलिंग रो सम, राइट। तो इसे फिल करने के लिए क्या करना था, लूप लगाना था बस, 0 i लेस देन जितनी भी रोज़ हैं i प्लस प्लस, और मैं क्या कर दूँगा, रो सम ऑफ i प्लस इक्वल्स टू मैट्रिक्स का क्या, i कॉमा C2। जब मेरा इतना काम हो जाएगा तो यहाँ पे बाहर एक लूप के एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। इसे शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, या तो जो पुराना आंसर है बड़ा है तो वही रहने दो, वरना जो मेरा कैडेंस एल्गोरिथम से आंसर आ रहा है, जो मेरा कैडेंस एल्गोरिथम से आंसर आ रहा है किसका, रो सम का, वो बड़ा है तो उससे अपडेट कर दो। तो ये तो काम हो गया मेरा सारा का सारा रो सम फिल करने का और चेक करने का, और फिर मैं एंड में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। तो मेरा हमारा सारा काम हो गया, बस ये जो कैडेंस एल्गोरिथम है ये इम्प्लीमेंट करनी रह गई हमारी। तो कैडेंस एल्गोरिथम तुम खुद पढ़ लो, बाकी मैं तो कोड कर ही रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर रिटर्न करेगा, इसका नाम दिया है हमने कैडेंस, और ये अपने अंदर एक एरे लेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है, 2 वेरिएबल लेते हैं हम कैडेंस एल्गोरिथम में। एक तो लेता है मैक्स, जो कि हमारा आंसर होगा, और मान लेते हैं कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो मैक्सिमम है। फिर मैं दूसरा लेता हूँ कि करंट मैक्स क्या है। करंट मैक्स मतलब अभी तक हमने जितने एरे एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे उसमें से करंट मैक्सिमम क्या है, उसे भी मैंने शुरू में क्या ले लिया, ARR ऑफ 0 ले लिया। फिर मैं एक लूप चलाता हूँ, i इक्वल्स टू 1 से चलाता हूँ, क्योंकि 0 तो मैंने कंसिडर कर ही लिया, ARR डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस। यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि अगर मेरा जो करंट मैक्स है वो क्या होना चाहिए, या तो करंट मैक्स प्लस ARR ऑफ i होना चाहिए। ये कैडेंस एल्गोरिथम तुम्हें खुद से अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे जो मैं बता रहा हूँ उससे समझ नहीं आएगा, इसके लिए खुद अलग से वीडियो बनती है, या तो दोनों का समेशन या फिर खुद ARR ऑफ i। ऐसा क्यों होता है ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा जाके। और मैक्स क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्स हो जाएगा मेरा करंट मैक्स और मैक्स का, और मैं कर दूंगा रिटर्न मैक्स। तो इतना सा ही होता है, छोटा सा ही होता है कैडेंस एल्गोरिथम का कोड। बाकी इसका एक बड़ा सा भी वर्जन होता है, मैक्स एंडिंग सोफर और ये सब, वो वाला मैं नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने अपना रीडायरेक्शन इनिशियलाइज कर लिया, इनपुट ले लिए टेस्ट केसेस, जब तक टेस्ट केसेस हैं तब तक काम करो, रोज़ इनपुट करा लिए, कॉलम्स इनपुट करा लिए। तो अब कंपाइलेशन एरर्स के लिए देखते हैं। तो वो कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स रिटर्न। ओके, तो ये फंक्शन नहीं है, रिटर्न नहीं करना है यहाँ पे, मुझे प्रिंट करना है अपना आंसर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल आंसर। राइट, तो ये वाइल लूप ख़त्म हो गया मेरा यहाँ पे। ओके, कंपाइल। तो इसको आंसर देना चाहिए था 29 और ये दे रहा है 15, तो हमने कहीं गड़बड़ करी है कुछ। ओके, तो जो रो सम इनिशियलाइज होता है वो हमेशा C1 C2 जब नया आता है उससे पहले इनिशियलाइज होता है, तो इसकी वजह से वो रॉन्गली भर रहा था हमारा रो सम। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, तो ये अब सही चलना चाहिए। 29 आना चाहिए आंसर, 55, तो आई थिंक सही आ रहा है। अब सबमिट करके देखते हैं इसको। तो सबमिट हो गया आंसर। एग्जीक्यूशन टाइम 0.13, और इतना अच्छा एग्जीक्यूशन टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने रीडर क्लास यूज़ करी है, ठीक है। अगर मैं ये रीडर क्लास यूज़ नहीं करता, लेट से मैं तुम्हें हटा के दिखाता हूँ,
मैं रीडर क्लास यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँ अगर नॉर्मल अपना स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे system.in। तो अभी देख लो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 0.13 और मैं इसे अब सबमिट करता हूँ स्कैनर के साथ, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम देखने कितना आएगा। इतना तो पक्का ज़्यादा आएगा, 0.13 से 0.34 हो गया है, देख रहे हो पूरे 2 मिली सेकेंड का फ़र्क पड़ा है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। रीडर क्लास का कोड तुम्हें मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट्स में बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ। इंस्टाग्राम का हैंडल है @अनुराग कोड्स, ठीक है, ये इंस्टाग्राम का हैंडल है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय गाइस।